Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. Today our topic of discussion is cell membrane. As we know, cell is the basic structural and the functional unit of life. क्योंकि अगर हमारी बॉडी में टिश्यूज़ बनने हैं, ऑर्गन बनने हैं, ऑर्गन सिस्टम बनने हैं, तो उसके लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है वो होती है सेल। क्योंकि सेल्स के कंबाइन होने से ही टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ के कंबाइन होने से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स के कंबाइन होने से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम्स के कंबाइन होने से ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बनता है। सो अगर हम लोग सेल टाइप की बात करें तो बेसिकली सेल दो टाइप का होता है। वन इज़ द एनिमल सेल, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो है सेल मेम्ब्रेन, जिसने पूरे के पूरे सेल को इनक्लोज किया हुआ है। एंड अदर वन इज़ द प्लांट सेल, एंड इन द प्लांट सेल मेम्ब्रेन इज़ कवर्ड बाय द सेल वॉल, यानी प्लांट सेल में जो आउटर बाउंड्री होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की तो सेल मेम्ब्रेन इज़ आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम पूरे के पूरे सेल की बात करें, जैसे एनिमल सेल है तो उसके जो बाउंड्री पूरे के पूरे सेल को इनक्लोज करती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगर सेल में मौजूद ऑर्गेनेलिस को किसी बाउंड्री ने इनक्लोज किया हुआ है तो उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनक्लोज द ऑर्गेनेली एंड सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज द होल सेल। Now we move towards the composition of the cell membrane. Chemically, cell membrane basically compose होती है लिपिड्स और प्रोटीन से। Approximately 60 to 80% प्रोटीन्स होती हैं एंड 20 to 40% जो हैं वो इसमें लिपिड्स होते हैं। तो ये बेसिक दो चीज़ें होती हैं इसकी कंपोजिशन में, और इनके साथ साथ हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में दो और चीज़ें भी होती हैं। एक होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड द अदर वन इज़ द कोलेस्ट्रॉल। तो ये दोनों चीज़ें भी हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं, लेकिन इनका बहुत अहम किरदार होता है सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में, सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी में और उसके स्ट्रक्चर में। सो अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए दो मॉडल प्रपोज किए गए हैं। वन इज़ द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड द अदर वन इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये दो मॉडल आए हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को प्रपोज किया था डैनिली एंड डेफसन ने, एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर्स ऑफ द प्रोटीन। यानी प्रोटीन की इनर और आउटर साइड पर लेयर हैं और उनके दरमियान में लिपिड बाइलेयर, बाइलेयर का मतलब होता है दो लेयर, यानी प्रोटीन साइड पर हैं और दरमियान में जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि लिपिड की बाइलेयर, दोनों लेयर प्रोटीन के दरमियान में सैंडविच हैं। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ये रिवील किया था कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉन्ग है, क्योंकि लिपिड की जो बाइलेयर हैं वो सैंडविच नहीं है बिटवीन द प्रोटीन लेयर। सो इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था और जो दूसरा मॉडल आया था इसके स्ट्रक्चर के लिए वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज अ डबल और बाई लेयर ऑफ द प्रोटीन एंड द फॉस्फोलिपिड, यानी प्रोटीन की और फॉस्फोलिपिड्स की डबल लेयर होती है, लेकिन फॉस्फोलिपिड जो है वो इनर और आउटर साइड पर होते हैं और उनके दरमियान में जो प्रोटीन है वो एम्बेडेड होती हैं, यानी धंसी होती हैं इन अ मोज़ेक मैनर। तो प्रोटीन जो है वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स के अंदर होती हैं। और फॉस्फोलिपिड जो है वो एक फ्लूइड सी बनाते हैं और इनके अंदर जो प्रोटीन है वो फ्लोट करती हैं, जैसे कि एक आइसबर्ग फ्लोट करता है। तो ये हमारे पास था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रोटीन की लेयर है और उनके दरमियान में लिपिड की बाई लेयर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिपिड की बाई लेयर है और उनके दरमियान में प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड हैं इन अ मोज़ेक मैनर। सो बेसिकली जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल था सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर हम फॉस्फोलिपिड की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं और इनके बेसिकली दो एंड होते हैं। वन इज़ द पोलर एंड एंड द अदर वन इज़ द नॉन पोलर एंड। पोलर एंड को हम हेड भी कहते हैं और नॉन पोलर एंड को हम टेल भी कहते हैं। सो जो पोलर एंड यानी हेड है उसमें बेसिकली होते हैं फॉस्फेट ग्रुप और ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लविंग होता है। और अगर हम टेल की बात करें ये होती है नॉन पोलर एंड और ये हाइड्रोफोबिक होती है और इसमें बेसिकली फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर हमारे पास हेड की बात करें तो ये ज़्यादा वाटर लविंग होता है, क्योंकि ये आउटर साइड पर होता है तो वाटर वाले इन्वायरमेंट को फेस करना होता है। और अगर टेल की बात करें तो ये वाटर फेयरिंग होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है। सो टेल जो है वो दरमियान वाले जो सेंटर वाले हिस्से में है फॉस्फोलिपिड्स की, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के उसके दरमियान वाली साइड पे टेल्स होती हैं। और हेड जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हेड ऊपर और नीचे वाली साइड पर हेड है और जो दरमियान वाला पोर्शन है वो टेल्स ने लिया हुआ है। सो जो इन्वायरमेंट के साथ होगा लिंक वो हेड है और बाकी टेल्स हैं। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है ये सेल मेम्ब्रेन को रिजिड स्ट्रक्चर देता है, ये सेल मेम्ब्रेन की इंटीरियर साइड पर होता है और ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। अगर हमारे पास इन्वायरमेंट में मतलब टेम्परेचर हाई हो जाए या टेम्परेचर लो हो जाए तो दोनों टेम्परेचर में सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने में, मेंटेन करने में इसका बहुत अहम किरदार अदा होता है। फिर हैं जी प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स हमें पता है कि 60 to 80% प्रोटीन्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इस
टाइप्स हैं, एक होती हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स और दूसरी होती हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं ये बेसिकली आउटर और इनर साइड पर पाई जाती हैं, यानी ये बिल्कुल एम्बेडेड नहीं होती, अटैच नहीं होती। और जो दूसरी हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं ये मेम्ब्रेन के अंदर धंसी हुई होती हैं, बिल्कुल एम्बेडेड होती हैं अंदर तक। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, सेल की रिकॉग्निशन में, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में अहम किरदार अदा करती हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स दो फॉर्म में होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। मोस्टली इस फॉर्म में होती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन तब बनती हैं जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स यूनाइट होती हैं विद द प्रोटीन, और ग्लाइकोलिपिड्स तब बनते हैं जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स यूनाइट होती हैं विद द लिपिड्स। They help to maintain the stability of the cell membrane as well as सेल की रिकॉग्निशन में, आइडेंटिफिकेशन में भी अहम किरदार अदा करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है कि जब हमारे पास एक पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और लिपिड्स का कंबाइन होता है तो वो ग्लाइकोकैलिक्स के सेल कोड बनाता है। सेल मेम्ब्रेन के और भी बहुत से नाम हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इतने से बहुत सारे नाम हैं सेल मेम्ब्रेन के। तो सेल मेम्ब्रेन को इतने ज़्यादा नाम आखिर क्यों दिए गए हैं? इसके पीछे जवाब ये है कि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी ये सिलेक्ट करती है कि मैंने किन सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास आउट होने देना है और किन को रोक लेना है। सो इट अलाउ ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, सो इट इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हमारे पास सवाल ये है कि सेल मेम्ब्रेन किन सब्सटेंसेस को अपने अंदर से गुजरने देती है और किन को रोक लेती है, नहीं गुजरने देती। तो जो वाटर है वो भी सेल मेम्ब्रेन में से इजीली गुजर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, तो वो भी डिफ्यूज़ हो जाती हैं। ग्लूकोज भी पास आउट हो जाता है। इसके अलावा जितने भी लिपिड सॉल्युबल हैं वो भी इजीली क्रॉस हो जाते हैं। अच्छा, अब कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनको नहीं गुजरने देती? तो जितने भी चार्ज होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, उनको नहीं गुजरने देती। तो उनको क्यों नहीं गुजरने देती? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव है और उसने होमियोस्टेसिस को मेंटेन रखना है, तो उसके लिए वो सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही सेल मेम्ब्रेन में से गुजरने देती। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जिनके जरिए से डिफरेंट मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में से गुजरते हैं, उसे क्रॉस करते हैं? तो इसमें दो टाइप होती हैं, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें हमारे पास कोई एनर्जी नहीं लगती, खुद ही चीज़ हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो में आ जाती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करेंगे। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, यानी सिंपली हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में मूव करके आ जाने से हम डिफ्यूजन कहते हैं, यानी मूवमेंट विद द फ्लो। इसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती और बेसिकली गैसेज जो हैं वो इसी तरह से डिफ्यूज़ होकर आती हैं सेल मेम्ब्रेन में से। तो ये हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पे शो की गई है, जहाँ पे चीज़ हाई एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में आ रही है। फिर है हमारे पास फैसिलिटी डिफ्यूजन। फैसिलिटी डिफ्यूजन वो होती है जिसमें हमारे पास चीज़ें मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में आते हैं थ्रू द प्रोटीन मॉलिक्यूल, यानी कोई ना कोई ऐसी चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन होती हैं, उनके ज़रिए से आ रहे होते हैं। और ग्लूकोज बेसिकली फैसिलेटेड मॉलिक्यूल्स के ज़रिए से ही या फैसिलिटेड डिफ्यूजन के ज़रिए से ही मूव करती है। सिंपली जिस मॉलिक्यूल ने आना है सेल मेम्ब्रेन में वो आके चैनल प्रोटीन के साथ या कैरियर प्रोटीन के साथ आके कंबाइन होता है और डिफ्यूज़ होकर सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है। Now we move towards the osmosis. Osmosis is basically diffusion of the water across the selectively permeable membrane. यानी मॉलिक्यूल्स का selectively permeable membrane से गुजरते हुए हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ जाना, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। Now filtration is a process that force small molecules across selectively permeable membrane with the help of hydrostatic pressure. तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो किसी भी लिक्विड यानी फ्लूइड वाटर की वजह से जनरेट होता है, और उसकी वजह से जब कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल selectively permeable membrane में से क्रॉस होता है तो उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास किडनी में होती है कि फिल्ट्रेशन जो है जब हमारे पास ब्लड प्रेशर फोर्स करता है वाटर को और डिजॉल्व वेस्ट को ब्लड वेजल से बाहर, तो जब वाटर और डिजॉल्व वेस्ट बाहर आते हैं तो वो सीधा किडनी ट्यूब्यूल्स में चले जाते हैं, और यही वो स्टेप होता है जहाँ पे हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन होती है। Now we move towards the active transport. Active transport is a process in which molecules move from the area of low concentration to the area of high concentration by the use of energy. चूँकि मॉलिक्यूल कम एरिया से कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली वो खुद तो जाएंगे नहीं, तो एनर्जी देनी पड़ती है। इसी वजह से हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है सोडियम पोटेशियम पंप। नाउ वी मूव टुवर्ड द एंडोसाइटोसिस।
एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है अंदर, तो एंडोसाइटोसिस विद इन द सेल, यानी जब मटेरियल इनटू द सेल जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ वेसिकल और वैक्यूल, तो उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस दो तरह की होती है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस तब होती है जब सॉलिड पार्टिकल या सॉलिड चीज़ों का इंटेक होता है, और पिनोसाइटोसिस तब होती है जब लिक्विड चीज़ या लिक्विड के ड्रॉपलेट्स का इंटेक होता है विद इन द सेल। अब हम बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो जब भी कभी हमारे पास कोई भी मटेरियल सेल के बाहर जाता है तो उससे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। और इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है कि जब गोल्जी अपरेट्स एक ऑर्गेनेली है जिसने पैकेजिंग करवानी होती है, तो जितने भी मटेरियल जिसने सेल के बाहर जाना होता है वो गोल्जी अपरेट्स पैक करती है और वो सेल मेम्ब्रेन के पास आके उनकी वेसिकल फ्यूज हो जाती हैं और फिर वो आउटसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करवा रही होती है मटेरियल को, जैसे हम पहले की बात कर चुके हैं। ये सेपरेट करती है एक सेल को दूसरे सेल से, ये मेंटेन करती है इंटरनल एनवायरनमेंट। किस तरह से, यानी जब बाहर जितनी भी तब्दीली हो जाए, ठीक है, तो अंदर वाले एनवायरनमेंट को बाहर वाली फ्लक्चुएशन से बचा कर मेंटेन करने को हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। तो बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन करती है, भले बाहर जितनी भी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाएं। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है सरफेस एरिया फॉर वेयर केमिकल रिएक्शंस अकर। तो ये था हमारा आज का सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक। So stay tuned for the next video. Allah Hafiz.